नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगणों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आपको पता है लास्ट क्लास में हमने सिख धर्म का इतिहास पढ़ा, सिखों के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ा। आज मैं उसी कहानी को आगे लेकर के चलूंगा और आपको पढ़ाया जाएगा आंगल सिख युद्ध, आंगल सिख कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आंगल और सिखों का संघर्ष कैसा रहा, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्यारे मित्रों, आपको पता है हमारी एक क्वेश्चन सीरीज चली हुई है भार्गव अस्त्र, जो मैं टॉपिक वाइज करवा रहा था। उसमें मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया, तभी मैं बीच में क्वेश्चन सीरीज की क्लासेस नहीं डाल रहा था। इसका रीजन था क्योंकि उसमें कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहा था और अकॉर्डिंग टू एग्जाम, एग्जाम के अनुसार मैं उसमें कुछ ऐसी चीजें लाना चाह रहा था जो आपके एग्जाम में यूजफुल हो। क्योंकि टॉपिक वाइज बहुत लंबी जाने वाली सीरीज थी वो, इसलिए मैंने उसको मॉडिफाई किया और मैं आपको कंप्लीट जीएस के क्वेश्चन लेकर के उस सीरीज के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही लाजवाब सीरीज मैंने तैयार की है, जिसमें मैं कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन 4 लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। कंप्लीट हिस्ट्री, उसमें जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मैं कंप्लीट 4 पीडीएफ के अंतर्गत लाऊंगा और उसमें करंटली क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम जो सीजीएल 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं वो होंगे, जो किस किस टॉपिक से आए हैं वो आपको बताया जाएंगे। प्यारे मित्रों, उसके साथ जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होती है तो फिर मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और उसके बाद ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी इसी प्रकार करवाऊंगा। यानी कि लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 15 लेक्चर तक आपकी जीएस को कंप्लीट करवाने का लक्ष्य मैंने रखा है और जल्द ही मैं आपके सामने वो क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहा हूं, मिक्स जो क्वेश्चन सीरीज है वो, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। क्योंकि टॉपिक वाइज तो हम कर रहे थे और टॉपिक वाइज में बहुत लंबा जाने वाला था, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में किया। प्यारे मित्रों, आज का जो अपना टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो है आंगल सिख युद्ध, आंगल सिख कॉन्फ्लिक्ट, जो आंगल और मराठा सिखों के बीच हुआ। ऐसे बहुत सारे वॉर हुए थे जो आंगल के नाम से जाने गए। आखिर ये आंगल शब्द है क्या? तो आंगल शब्द मतलब वो अंग्रेज जो भारत की भूमि पर रहकर के भारत के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे अंग्रेज जो भारतीय ही सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, भारत के ही राजाओं के खिलाफ लड़ रहे थे और भारत में ही रह रहे थे, उन्हें एंग्लो कहा जाता था, आंगल कहा जाता था। इसीलिए इन लोगों के साथ होने वाले युद्ध को एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। आंगल सिख युद्ध, आंगल मराठा युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध, इन सभी युद्धों के नाम आंगल क्यों पड़े हैं तो आज मैंने आपको बता दिया है कि वो अंग्रेज जो भारत की भूमि पर रहकर भारत के ही राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज हम जिस आंगल युद्ध की बात करेंगे वो आंगल सिख युद्ध होगा। एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा, आंगल सिख संघर्ष क्या रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें और इस चैनल को इतना शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी क्लासेज पहुंच सके। हम ये जो कोर्स करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब कोर्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और ये 15 अगस्त को हमने शुरू किया था। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि 15 अगस्त को मैं अपनी क्लासेज अपलोड करना शुरू कर दूंगा, और 15 अगस्त से लेकर आज तक 15 अक्टूबर हमारा हो चुका है, यानी कि आज 16 अक्टूबर हो गई है। तो 16 अक्टूबर तक हमने 2 महीने के अंदर काफ़ी सारी क्लासेज अपलोड कर दी हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी मिली है। तो आप सभी इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आप सभी लोगों के मदद से ज़्यादा बच्चों तक हम क्लासेज पहुंचाने में कामयाब हो सकें। प्यारे मित्रों, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्या है हमारा आंगल सिख युद्ध, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, जो आंगल सिख युद्ध है वो हुआ क्यों और किस कारण इस युद्ध को लड़ना पड़ा सिखों को, तो वो मैं आपको बता देता हूं। प्यारे मित्रों, जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो लास्ट क्लास में मैंने 10वें गुरु बताए थे, उन्होंने ज्योति ज्योत समाने से पहले घोषणा कर दी थी कि भाई आज के बाद कोई भी
सिख गुरु मेरे बाद इस गद्दी पर नहीं बैठेगा, बस जो फॉलो करेगा वो किसे करेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करेगा। इस गुरु ग्रंथ साहिब को सच्चा मान करके, अपने गुरु का आदेश मान करके सभी फॉलो करेंगे। उन्हीं का एक सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था बंदा बहादुर। वैसे तो उसका नाम लक्ष्मण था, लेकिन वो बाद में बंदा बहादुर के नाम से जाना गया था। और वो बंदा बहादुर सिखों का एक सेनापति बनकर के आया था। उस बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा प्राप्त कर, गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे चलते हुए उन्होंने मुगलों तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो किस प्रकार से लड़ाइयां लड़ेगा, फिर उसके बाद अंग्रेजी सत्ता किस प्रकार से सिखों को हरा करके उस संघर्ष को जीत लेगी, और किस प्रकार उस संघर्ष को जीतने के बाद जो अंग्रेजी सत्ता है वो पंजाब प्रांत को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेगी। उन सभी बातों पर हम चर्चाएं करेंगे, उन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, इतनी बहादुर कौम कैसे अंग्रेजों से हार गई, उस चीज पर हमें चर्चा करनी है। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, जब हम चर्चा कर रहे हैं वो है आंग्ल सिख युद्ध, और आंग्ल सिख युद्ध हुआ कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आंग्ल सिख युद्ध है वो हुआ कब, उसके कुछ कारण हुए थे, उन कारणों को हम जानते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए थे तो उससे पहले उन्होंने यह संदेश दिया था कि उनके बाद अब कोई सिख गुरु नहीं होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बात बताई थी और मैंने एज इट इज वो लिखी हुई है। जो वर्ड मैं आपको बताता हूं वही वर्ड मैं अपने पीपीटी में दर्शाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत ही आसान भाषा में मैं ये टॉपिक आपके सामने लाता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं होगा, अर्थात उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, यानी कि कोई उनके बाद गुरुगद्दी पर नहीं बैठेगा, बल्कि सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी एक पुस्तक होती थी गुरु ग्रंथ साहिब, आज भी है, को ही गुरु मानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था जो उन्हें बहुत ही प्रिय था। वह शिष्य आगे चलकर बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ था। ठीक, अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो ये है भाई। इस प्रकार से आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आप गुरुद्वारे में गए हो, नहीं भी गए हो तो कभी जाकर के देखना, इस प्रकार से एक वो बना हुआ होता है गुंबद टाइप में, और उसके अंदर एक ग्रंथ रखा हुआ होता है। उस पर कुछ जो सिख पुजारी जो होते हैं, एक प्रकार से मैं उन्हें ये कहूँ तो वो गुरु ग्रंथ के जो पहरेदार होते हैं वो उस पर वो करते रहते हैं। एक वाइट कलर का एक उसको बोलते हैं हम झुमर सा टाइप में, वो हाथ में लिए होते हैं और उस पर हिलाते हुए रहते हैं, यानी कि वो उनको एक गुरु पद मान करके उसकी रक्षा कर रहे हैं, या फिर मैं एक प्रकार से कह दूं कि उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, नियम है, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो अंदर रखा हुआ है, ये जो होली बुक रखी हुई, एक पवित्र पुस्तक जो रखी हुई है, ये गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, ये क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। अब इनका एक शिष्य था गुरु गोविंद सिंह का, जो ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये कौन है? ये बंदा बहादुर है। ये जो बंदा बहादुर है ये बहुत महान शिष्य था, ये कोई आम आदमी नहीं था, ये बहुत जबरदस्त सेनापति बनेगा। ठीक, अब ये किसके नाम से प्रख्यात हुआ? बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ, यही है वो बंदा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। तो क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने यह संदेश दे दिया था कि उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, इसलिए बंदा बहादुर सिखों के सेनापति के रूप में उभर करके आए। जब गुरु गोविंद सिंह का आदेश हो गया था कि कोई सिख गुरु बनेगा ही नहीं आगे, बस गुरु ग्रंथ साहिब को आप फॉलो करोगे, तो फिर बंदा सिंह बहादुर गुरु नहीं बनता, बंदा सिंह बहादुर सिखों का सेनापति बनकर के सामने आता है। सेम चीज मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है। व्हेन द लास्ट गुरु ऑफ द सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी merged into the light, before that he had given the message that from now on there will be no Sikh Guru, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने एक मैसेज दिया कि अब कोई सिख गुरु नहीं होगा। That is, after him there will be no Sikh Guru, but all Sikh will accept Guru Granth Sahib at their Guru, यानी कि उन्होंने कहा कि अब सभी गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेंगे।
ठीक है, और ये सभी ने फॉलो भी किया। गुरु गोविंद सिंह जी हैड ए डिसिपल हु वाज वेरी डियर टू हिम, उनका एक शिष्य था जो उनको बहुत ही प्रिय था। दैट डिसिपल लेटर बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ बंदा सिंह बहादुर, ये बंदा बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ। एंड बिकॉज गुरु गोविंद सिंह जी हैड गिवन टू मैसेज द दैट आफ्टर हिम देयर विल बी नो सिख गुरु, और उन्होंने ये मैसेज पास किया था कि कोई सिख गुरु नहीं होगा, तो बंदा सिंह बहादुर सिख गुरु नहीं बन पाया था। देयरफॉर बंदा सिंह बहादुर केम फॉरवर्ड एज ए कमांडर ऑफ द सिख, और वो सिखों का एक सेनापति बनकर के सबके सामने आता है, जिसे बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानते हैं। आखिर ये बंदा सिंह बहादुर चीज क्या है बंदा सिंह बहादुर की कहानी, वो मैं आपके सामने बताता हूं। देखिए, जो बंदा सिंह बहादुर था उसका वास्तविक नाम मैंने आपको बताया क्या था, लक्ष्मण देव। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, उसका रियल नेम लक्ष्मण देव था। ठीक है, इसका जन्म जो है वो 1670 में हुआ। पुंछ, जम्मू कश्मीर में पड़ता है पुंछ, पुंछ जिला, और पुंछ जिला के पास एक गांव पड़ता है राजौली गांव। पुंछ जिला के राजौली गांव के जम्मू कश्मीर में, राजौली गांव जम्मू कश्मीर में इनका जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारा था। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, गुरु बख्श। यानी कि आपसे पूछ ले कि बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या नाम दिया था, तो गुरु बख्श नाम दिया था। इसके साथ साथ बंदा सिंह बहादुर भी अपने आप को गुरु के बंदे की संज्ञा देते हैं। बंदा बहादुर इसका नाम कैसे पड़ता है, तो ये अपने आप को बोलता है कि मैं गुरु का बंदा हूं, गुरु का बंदा और बहादुर बंदा, तो इसीलिए इसको बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना गया था। इसलिए इनका नाम भी बंदा सिंह बहादुर पड़ गया था। वही चीजें मैंने आपको बताई है। बंदा सिंह बहादुर क्यों पड़ा? बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इसके लिए इन्होंने लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जो बंदा सिंह बहादुर था उसका मेन लक्ष्य क्या था? उसका मेन लक्ष्य था पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना कर देना, और इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाई। अब बंदा सिंह बहादुर ने लोहागढ़ को अपनी राजधानी तो बना लिया, लोहागढ़ में ही इसने अपना अस्त्र शस्त्र भंडार या मैं कहूं शस्त्रागार भी खोला था। ठीक, इस बंदे ने लोहागढ़ में अपनी ये चीजें स्थापित की थी। अब ये जो बंदा सिंह बहादुर था इसने मुगलों से युद्ध लड़े। मैंने बताया ना मुगलों से भी ये युद्ध लड़ेगा, तो इसने प्रारंभिक काल में शुरुआत में तो इसने मुगलों से युद्ध करा, जिनमें इन्होंने मुगल सूबेदारों को धूल चटाई। ये मुगलों को भी धूल चटाने में कामयाब हुआ। सबसे पहले मुगलों से ही लड़ेगा क्योंकि उस समय मुगलों का ही वर्चस्व था और मुगलों से ही इनकी दुश्मनी थी। गुरु गोविंद सिंह को भी मुगलों ने ही सजा दी थी। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को बहुत यातनाएं दी, उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था और बहुत सारी घटनाओं का सामना हमें देखने को मिलता था। इतनी यातनाएं झेल चुके थे, तो उसके बाद इनका मुगलों से संघर्ष जारी था और बंदा सिंह बहादुर सेनापति बनते ही मुगलों को धूल चटा देता, उनके सूबेदारों को धूल चटा देता है। ये जो सामने आप तस्वीर देख पा रहे हो ये बंदा सिंह बहादुर है। मैंने नीचे नाम भी लिखा हुआ है बंदा सिंह बहादुर। ये बंदा सिंह बहादुर की तस्वीर है जिसको आप देख रहे हो। दिखने में ही बहुत ताकतवर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर इनिशियल नेम वाज लक्ष्मण देव and he was born in 1670 AD in Rajoli village of पुंछ डिस्ट्रिक्ट। पुंछ जिले के राजौली गांव में 1670 में इनका जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह जी यूज टू कॉल हिम गुरु बख्श सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने इनको गुरु बख्श के नाम से नवाजा। अलोंग विद दिस बंदा सिंह बहादुर आल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ गुरु डिवोटी, यानी कि इसने अपने आप को गुरु का बंदा, डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है गुरु का बंदा, गुरुज डिवोटी मतलब बंदा। ठीक है, सो ही वाज नेम्ड बंदा सिंह बहादुर, इसलिए इसका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ता है। बंदा सिंह बहादुर ऑब्जेक्टिव वाज द एस्टेब्लिश्ड सिख स्टेट इन पंजाब। फॉर दिस ही मेड लोहागढ़ हिज कैपिटल। यह से पंजाब में एक सिख साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए अपनी राजधानी इसने लोहागढ़ को बनाया। इन दिस सीक्वेंस ड्यूरिंग हिज अर्ली पीरियड ही फॉट वॉर विद द मुगल्स इन विच ही ऑल्सो डिफीटेड द मुगल सूबेदार। इसने
प्रारंभ में ही मुगल सूबेदारों को हरा दिया था और मुगल सूबेदारों के साथ इसने संघर्ष किया और उनको धूल चटाने में कामयाब हुआ। कौन भाई? बंदा सिंह बहादुर। तो पता चलता है कि कोई आम आदमी नहीं था ये। कोई आम आदमी होता तो इतना युद्ध लड़ ही नहीं पाता। ये सेनापति के रूप में उभर कर के आया और इसका जो मकसद था वो पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना करना था। उसके बाद ये कहता है कि बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी को और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलवाए। यानी कि पूछ ले किस सिख सेनापति ने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलवाए थे? तो कौन था भी वो बंदा सिंह बहादुर था। बंदा सिंह बहादुर ने चलाए थे। ठीक, इन्होंने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। बंदा सिंह बहादुर ने ही वजीर खां को भी धूल चटा दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया। शहादरा कत्ल घड़ी के नाम से विख्यात, जहां बंदा सिंह बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। शहादरा में बहुत भयंकर नरसंहार बंदा सिंह बहादुर के द्वारा किया गया। बंदा सिंह बहादुर ने 4 साहिबजादों की हत्या का बदला भी लिया और बंदा सिंह बहादुर ने वहां कत्लेआम मचा दिया। उस शहादरा में वो जगह शहादरा कत्ल घड़ी के नाम से जानी जाती है। और ये किसने किया? ये बंदा सिंह बहादुर ने अपने गुरुओं की हत्या और साहिबजादों की हत्या का बदला लेने के लिए किया। ठीक, मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर में एक जगह है नांगल, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है नांगल, वहां पर इसको पकड़ लिया गया और शहीद कर दिया गया। कहा जाता है कि 1716 में फर्रुख सियर ने ऑर्डर दिया कि बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तो भैया बड़ा खुखार होता जा रहा है। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उसको बंदी बना दिया गया और बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि बंदा सिंह बहादुर यहां पर शहीद हो जाता है। ये बात हमें देखने को मिलती है। किस मुगल बादशाह ने आदेश दिया? तो फर्रुख सियर ने दिया। कहां पर इसको पकड़ा गया? तो इसको पकड़ा गया गुरदासपुर के नांगल नामक स्थान पर। गुरदासपुर जिला है, उस जिले के नांगल नामक स्थान पर बंदा सिंह बहादुर को पकड़ा गया और वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई, इसको शहीद करार दे दिया गया। इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है, बंदा सिंह बहादुर आल्सो इश्यूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम पर सिक्के चलवाए। ही किल्ड द मुगल फौजदार सरहिंद, इसने मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी सरहिंद के पास। कहां पर? सरहिंद के पास। यह बात आपको याद रखनी है। अवेंज द मार्टियर ऑफ द यंगर साहिबजादाज, और इसने बदला लिया नौजवान जो साहिबजादे थे उनकी मौत का। शहादरा इज फेमस एज कत्ल घड़ी वर बंदा सिंह बहादुर, और शहादरा कत्ल घड़ी के नाम से वो जगह थी जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगलों को कत्लेआम कर दिया और मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। ऑन द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर फर्रुख सियर, मुगल एम्परर फर्रुख सियर ने एक आदेश दिया। बंदा सिंह बहादुर वाज कैप्चर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड गुरदासपुर नांगल, और बंदा सिंह बहादुर को कैप्चर कर लिया गया गुरदासपुर के नांगल नामक जगह पर। कब कैप्चर किया गया? तो 1716 में, 1716 में यह ऑर्डर पास हुआ था और उसे शहीद कर दिया गया, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया। जैसे ही बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु होती है तो बंदा सिंह बहादुर के बाद सिख साम्राज्य, बंदा सिंह बहादुर के बाद क्या होता है? सिख साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। उन टुकड़ों को मिसल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिसल कहा जाता था। अब उन्हीं मिसलों में से एक सुखरचिया मिसल हुआ करती थी। उस मिसल का एक राजा बना राजा रणजीत सिंह, जिसकी बात हम करेंगे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इसकी मृत्यु के बाद हुआ क्या है वो हम देखते हैं। बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह आहुलवालिया के नेतृत्व में रखा गया और प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया गया, जिसे मिसल कहा जाता था। यानी कि बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु होती है तो 1748 में कपूर सिंह होते हैं। उस कपूर सिंह के नेतृत्व में इन छोटे छोटे टुकड़ों को
क्या हुआ, खालसा में विलय कर दिया गया। अब खालसा में विलय होने के बाद उस खालसा का नेतृत्व करता है कौन, जस्सा सिंह आहलूवालिया। आहलूवालिया नेतृत्व करता है। तो क्या होता है भाई, जस्सा सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक दृष्टि से इन दलों को 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। छोटे छोटे 12 दल बांट दिए गए। अब छोटे छोटे जो 12 दल बटे, उन 12 दलों को मिसल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मिशल कहा जाता था। अब ये 12 की 12 मिसलें पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक मिसल सुखरचिया मिसल होती थी, जिसमें राजा रणजीत सिंह का जिक्र आएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, आफ्टर द मार्टियर ऑफ बंदा सिंह बहादुर द सिख वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल ग्रुप्स। बंदा सिंह बहादुर के शहीद होने पर सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इन 1748 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ कपूर सिंह के नेतृत्व में ऑल द सिख ग्रुप्स मर्ज इनटू द दल खालसा, और सभी सिख टुकड़े दल खालसा में शामिल हो गए, विलय हो गए। लेटर दल खालसा वाज प्लेस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्सा सिंह अहलूवालिया। जो जस्सा सिंह अहलूवालिया था, उसके नेतृत्व में ये सभी सिख टुकड़े जो थे, जो दल खालसा था, वो 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और 12 टुकड़ों को मिसल के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद की कहानी क्या होती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो मैंने बताया कि एक सुखरचिया मिसल होती थी, उस सुखरचिया मिसल के एक राजा बनेंगे महाराजा रणजीत सिंह। बहुत महान शासक हुए हैं पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह। इसी के चलते अमृतसर की संधि भी होती है 1809 में। वो संधि कामयाब नहीं हो पाती है, फिर उसके बाद दोबारा वो संधि होती है जो सक्सेस होती है। उस संधि में कुछ बातें रखी गई थी कि पूर्वी क्षेत्र पर भाई हमारा अधिकार होगा और पश्चिमी क्षेत्र पर सिखों का अधिकार होगा। सतलुज नदी की बात थी, लेकिन सिखों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजों के सामने कुछ शर्तें रखी थी और अंग्रेजों ने उसे नहीं माना, तो इन्होंने भी नहीं माना। लेकिन उन्हीं के चलते संघर्ष हुआ, और संघर्ष के चलते फिर कुछ चीजें ऐसी बदली कि फिर सिख साम्राज्य का पतन हो गया और सिख साम्राज्य अंग्रेजों में विलय हो गया। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो रणजीत सिंह की कहानी क्या है, उस पर हम देख लेते हैं एक बार। तो पंजाब सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह थे। जो रियल फाउंडर थे सिख साम्राज्य के, वो कौन थे, राजा रणजीत सिंह, क्योंकि इन्होंने ही सिख साम्राज्य का विस्तार किया था। मैं आपको बता देता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि जो सिख साम्राज्य का संस्थापक बंदा सिंह बहादुर था, उस बंदा सिंह बहादुर के बाद जो उसका विस्तार करने वाला व्यक्ति था वो महाराजा रणजीत सिंह था। ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर एवं लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसने मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक अपना क्षेत्र फैला लिया था। ये वो बंदा था महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। द रियल फाउंडर ऑफ द सिख स्टेट इन पंजाब वाज राजा रणजीत सिंह। ही वॉज द फर्स्ट सॉवरन। सॉवरन का मतलब होता है सार्वभौम, यानी कि संपूर्ण भूतव राज्य की स्थापना इन्होंने की। रूलर ऑफ द सिख्स हु कैप्चर्ड ए लार्जर एरिया ऑफ पंजाब एंड एक्सपेंडेड हिज किंगडम टू मुल्तान, पेशावर, कश्मीर एंड लद्दाख। उसने पंजाब पर अधिकार कर उसने उसको पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक फैलाने का काम किया, और साथ में मुल्तान भी था। ये जो सामने आप तस्वीर देख पा रहे हो, ये महाराजा रणजीत सिंह है। अब महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब का विकास हो गया। अब महाराजा रणजीत सिंह की कुछ बातें जान लेते, जैसे उनका जन्म और उनकी कुछ उपलब्धियां थी। उन उपलब्धियों पे चर्चा करेंगे। तो रणजीत सिंह की कुछ उपलब्धियां क्या रही। सबसे पहला तो इनका जन्म 1780 में हुआ। पिता महासिंह थे और मिसल इनकी सुकरचिया थी। मैंने बताया था सुकरचिया मिसल जो थी उनसे संबंध रखते थे। महान यही मिसल है, इसी को पढ़ना जरूरी है। 1797 में काबुल के शासक जहान शाह का पंजाब पर आक्रमण। अब इसी के टाइम पे क्या हुआ था, काबुल का एक शासक था जमान शाह, उसने आक्रमण कर दिया। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को पराजित कर दिया। अब रणजीत सिंह ने क्या किया, जमान शाह को हरा दिया। जमान शाह को हराने के बाद उसने लगातार अपने राज्य का विस्तार किया। तो जो सामने मैं आपको एक हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान की ओर से ये एरिया जो है, ये पेशावर के बाद इधर से अपने पंजाब की ओर हम आ जाते हैं, ठीक। तो ये सिख एम्पायर है, और इधर से हम चलते हैं लाहौर से होते हुए
मुल्तान वगैरह क्षेत्र, ये जो एरिया है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये एरिया पूरा सिख साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। पूरा किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है? सिख साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। और इस पर अधिकार करने के बाद सिखों का वर्चस्व बहुत मजबूत हो गया था। और सिखों का वर्चस्व जब मजबूत हुआ तो कुछ चीजें हुई जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए, यानी कि जो रणजीत सिंह था वो सिखों का नेता बन चुका था। रणजीत सिंह ने जमान शाह की 12 तोपों जो चेनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। अब इनकी ट्रिक देखिए, दिमाग लगाया। जब जमान शाह युद्ध करने आए थे तो चेनाब में उनकी तोप गिर जाती हैं। उन तोपों को क्या करता है, निकलवा करके जमान शाह को वापस भेज देता है। और जमान शाह बहुत आदर्शवादी मानता है रणजीत सिंह जी को, और इतना आदर्शवादी मान लेता है कि वो बोलता है कि महाराज आप मेरे राज्य पर कब्जा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद कर दी, अब तो मैं आपका गुलाम हूं। ये बातें हुई, यानी कि इस सेवा के बदले जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। यानी कि उसने बोल दिया कि आप लाहौर पर अधिकार कर लो। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब अधिकार किया? तो 1799 में। 1799 में अधिकार कर लाहौर को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, यानी कि इसने अनुमति प्राप्त कर ली थी जमान शाह की। जमान शाह किस एहसान का बदला चुका रहा था? तो उसकी तोपों को वापस चुकाने का बदला, क्योंकि उसने अपनी तोपें वापस मिल ली गई थी, उसको तोपें वापस मिली, चेनाब नदी से निकाल करके राजा रणजीत सिंह ने दी, तो इस बात का एहसान हो गया और उस एहसान का बदला उसने लाहौर पर कब्जा करवा दिया। अब नाउ रणजीत सिंह बिकम्स द लीडर ऑफ द सिख। जो रणजीत सिंह था वो सिखों का नेता बन गया था। रणजीत सिंह रिट्राइव्ड 12 कैनन्स, कैनन्स का मतलब होता है तोप, ऑफ जमान शाह विच हैड फॉलन इनटू द चेनाब रिवर एंड सेंट देम बैक। और उसने उन तोपों को जमान शाह को वापस भेज दिया। इन रिटर्न फॉर दिस सर्विस जमान शाह गेव रणजीत सिंह परमिशन टू कैप्चर लाहौर। और जमान शाह ने रणजीत सिंह को परमिशन दे दी कि आप लाहौर पर कब्जा कर लो। ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1799 एंड मेड लाहौर हिज कैपिटल। और उसने 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया किस क्षेत्र पर कब्जा इनका हो चुका था। तो ये जो हाईलाइटेड क्षेत्र मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, ये आपको याद रखना है। अमृतसर, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, कश्मीर, ये अमृतसर वाला एरिया है, लाहौर वाला एरिया है, ये मुल्तान वाला है, ये पेशावर वाला, ये कश्मीर है। ये पूरा का पूरा सिख एम्परर हो चुका था। ये बात आपको याद रखनी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिएगा आगे क्या हुआ। रणजीत सिंह ने अपना विस्तार लाहौर क्षेत्र से बढ़ा करके कहां तक पहुंचा दिया, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो रणजीत सिंह था उसने अपना क्षेत्र लाहौर से विस्तार किया। लाहौर के बाद भी उसने आगे अपनी चीजें विकसित की। उसने अपनी राजधानी बनी थी, उस राजधानी को बदला और उसकी राजधानी अगली बनाई उसने। तो देखिए, जब रणजीत सिंह ने अपना विस्तार लाहौर क्षेत्र तक करा तब उनकी 2 राजधानियां बनी थी। ठीक, एक अमृतसर थी जो उनकी धार्मिक राजधानी थी और दूसरी लाहौर थी जो उनकी राजनीतिक राजधानी थी। एक शासक, सिख शासक ऐसा था जिसकी 2 राजधानियां थी। जब लाहौर तक इसने विस्तार किया था तब पहली अमृतसर जो उसकी धार्मिक थी, दूसरी लाहौर जो उसकी राजनीतिक राजधानी थी। जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे, तब अंग्रेज भी भारत के दूसरे क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे। अब ये उस टाइम की बात है जब अंग्रेज भी अपनी प्रभु सत्ता हमारे भारत के क्षेत्रों में कायम कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे। उसी टाइम पे रणजीत सिंह भी अपने राज्य को सुदृढ़ बना रहा था। कुछ क्षेत्रों में तो कर भी चुके थे, जैसे कि प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के द्वारा। अब बहुत सारे जगह ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों ने सत्ता भी कायम कर ली थी। जैसे मैंने आपको प्लासी और बक्सर की युद्ध की कहानी बताई थी और मैंने बताया था बंगाल में अंग्रेजों की प्रभु सत्ता। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लासेस भी आप देख ले, ताकि आप अच्छे से समझ सको प्लासी और बक्सर के युद्ध में हुआ क्या था। और बंगाल क्षेत्र और आंगल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र अब अंग्रेजों की नजर सिख साम्राज्य पर थी। बंगाल का क्षेत्र उन्होंने कब्जाया, बंगाल क्षेत्र के बाद मैसूर का क्षेत्र उन्होंने कब्जाया और मैसूर का क्षेत्र कब्जाने के बाद अब अंग्रेजों की नजर सिख साम्राज्य पर थी।
प्यारे मित्रों, मैंने चारों ही क्लासेज आपको पढ़ा रखी हैं। मराठाओं की पढ़ा रखी है, वो भी देखना आप। मैसूर की भी पढ़ा रखी है, वो भी देखना आप। और उसके बाद मैंने बंगाल की कहानी भी पढ़ा रखी है, वो भी देखना आप। चारों कहानियां जब आप देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। इधर सिख साम्राज्य विकसित हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों की नजर भी उधर पहुंच चुकी थी। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि व्हेन रणजीत सिंह एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टिल लाहौर रीजन, ही हैड टू कैपिटल्स। वन कैपिटल वाज अमृतसर, which was his religious capital, वो उसकी धार्मिक राजधानी थी। एंड द अदर कैपिटल वाज लाहौर, which was his political capital, और उसकी लाहौर जो कैपिटल थी वो पॉलिटिकल थी। when रणजीत सिंह was strengthening the Sikh empire and expanded it, यानी कि जब वो अपने सिख साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो उसको सुदृढ़ बना रहा था, तो उसी समय पे ब्रिटिश भी क्या कर रहे थे, अपने पॉलिटिकल रूल को भारत में स्थापित कर रहे थे, ठीक है। ऑलरेडी डन सो इन सम एरियाज लाइक द बंगाल रीजन थ्रू द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर एंड द मैसूर रीजन थ्रू द एंग्लो मैसूर वार। नाउ द ब्रिटिश हैड देयर आइज ऑन द सिख एम्पायर। उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर तो अपना कब्जा कर भी लिया था, बंगाल पर, मैसूर पर। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के कारण बंगाल पर कब्जा हुआ, आंग्लो मैसूर वार के दौरान मैसूर पर कब्जा हुआ। अब उनकी नजर सिख साम्राज्य पर थी। क्या रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को बचा पाएंगे? क्या रणजीत सिंह कुछ संधियां करेंगे अंग्रेजों के साथ? आइए हम उन्हीं चीजों पर विचार करते हैं। क्या है कहानी, उस पर हम बात करते हैं। अमृतसर की संधि, इसी के चलते एक संधि होती है जिसको क्या नाम दिया गया, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 में होती है। क्या थी अमृतसर की संधि, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो अमृतसर की संधि थी, अमृतसर की संधि की अगर मैं बात करता हूं तो इस अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण था भारत से बाहर फ्रांस और रूस के बीच, दो क्षेत्र थे फ्रांस और रूस के बीच, एक संधि होती है 1807 में जिसको तिलसित की संधि कहा जाता है। अमृतसर की संधि होने का तात्कालिक कारण था तिलसित की संधि, ठीक। तिलसित की संधि के अनुसार रूस और फ्रांस दोनों मिलकर भारत पर जमीनी मार्ग के जरिए आक्रमण करने वाले थे। वो दोनों देश भारत पर आक्रमण करने वाले थे जमीनी मार्ग के द्वारा, ठीक, जमीनी मार्ग के द्वारा, ठीक है। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और आंगल मैसूर जैसे युद्धों के द्वारा भारत के काफी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो वे रूस और फ्रांस के इस आक्रमण को लेकर चिंतित थे। तब अंग्रेजों ने अपनी विशेष नीतियां चलाई और 1807 में रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा कि अगर रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे, और अंग्रेजों पर कोई आक्रमण होता है तो रणजीत सिंह उनकी मदद करेंगे। देखा, अंग्रेज अपने फायदे के लिए यूज करते थे। उन्होंने 1807 में अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे को देख करके रणजीत सिंह को पैगाम भेज दिया। अब रणजीत सिंह जी को पैगाम जब भेजा तो रणजीत सिंह का क्या आंसर इसमें रहेगा वो देखना है। उन्होंने पैगाम ये भेजा कि अगर हम पर आक्रमण होता है तो तुम हमारी मदद करोगे, और तुम पर आक्रमण होता है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह पैगाम अंग्रेजों ने भेजा रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह इसका क्या प्रत्युत्तर देता है वो हमें देखना है, ठीक। हम बात कर रहे थे ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 1809 में जो संधि हुई थी उसके बारे में। द इमीडिएट केज ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज द साइनिंग ऑफ तिलसित इन 1807, यानी कि एक ट्रीटी थी जिसका तात्कालिक कारण बना जो अमृतसर की संधि हुई। इस संधि में अंग्रेजों ने क्या किया था वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो रूस और फ्रांस थे वो भारत से बाहर थे और वो रणनीति बना रहे थे कि हम भारत पर जमीनी मार्ग से आक्रमण करेंगे। अब इस आक्रमण को देखते हुए, अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को पैगाम भेजा था। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसके साथ सतलुज नदी के पश्चिम क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा। अब अंग्रेजों की जो रणनीति थी, उन्होंने क्या कहा
कि जो सतलुज नदी है, ये जो नदी है, ठीक, ये इधर से आ रही एक नदी है, अब आप सोच रहे हो सर सारी ही नदियां बना दी, सारी नदियां नहीं बनाई है भाई। ये जो नदी है ये सतलुज है। कौन सी है? सतलुज नदी है। ये जो नदियां मैंने बनाई हैं सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलुज भी एक सिंधु की सहायक नदी है। अब अंग्रेजों ने कहा कि इस सतलुज के पूर्वी क्षेत्र पर, ये जो एरिया है ये सतलुज का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक, और ये जो एरिया है ये सतलुज का पश्चिमी क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र पर सिख साम्राज्य का वो रहेगा भाई, और पूर्वी क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व रहेगा। यह बात कही गई थी, ठीक है। यानी कि अलोंग विद दिस द वेस्टर्न एरियाज ऑफ द सतलुज रिवर वुड बी रूल्ड राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह पश्चिमी एरिया पर रूल करेंगे, एंड द ईस्टर्न एरिया ऑफ द सतलुज रिवर वुड बी कंट्रोल्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और पूर्वी क्षेत्र पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। यह सतलुज नदी का पूर्वी है और यह सतलुज नदी का पश्चिमी क्षेत्र है, जो मैंने मैप के जरिए आपको दिखाया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। लेकिन राजा रणजीत सिंह को यह बात शायद स्वीकार नहीं हुई, उसने कुछ चीजें और भी मांगी, और कुछ चीजें मांगी तो वो बात अंग्रेजों को स्वीकार नहीं हुई। रणजीत सिंह अंग्रेजों के संधि प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखते हैं। रणजीत सिंह ने दो शर्त रखी कि भाई ये दो शर्त मानते हो तो मैं संधि करता हूं, नहीं तो नहीं करूंगा। कौन कौन सी दो शर्त थी? पहली शर्त, जब भी कभी अफगान और सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, अंग्रेजों को सतलुज नदी का मालवा क्षेत्र का राजा रणजीत सिंह को ही मानना पड़ेगा। इसने स्पष्ट बोल दिया। मैं पिछली स्लाइड में आपको दिखाता हूं। इन्होंने कहा कि ये जो सतलुज नदी का जो मालवा क्षेत्र है, इधर इस मालवा क्षेत्र को, ये जो पूरा पूर्वी एरिया था, इसमें एक क्षेत्र था इस पूर्वी एरिया में, इसका मालवा क्षेत्र, पूर्वी एरिया में एक क्षेत्र पड़ता था मालवा, उस मालवा क्षेत्र को राजा रणजीत सिंह का ही मानना पड़ेगा। अब राजा रणजीत सिंह की इस बात को अंग्रेज मानने में सक्षम होते हैं या स्वीकार करते हैं, नहीं करते, वो देखना हमें जरूरी है। रणजीत सिंह पुट टू conditions for accepting this treaty proposal of the British which are as follows। यानी कि उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली शर्त ये मैंने आपके सामने बताई है, whenever the treaty of a war between Afghan and Sikh the British will not interfere। अफगानों का और सिखों का संघर्ष होगा, उसमें अंग्रेज दखल अंदाजी नहीं करेंगे। The British will have to accept Ranjit Singh as the king of the Malwa region of the Satluj river। सतलुज नदी का मालवा क्षेत्र राजा रणजीत सिंह का ही मानना पड़ेगा अंग्रेजों को। अब भैया अंग्रेजों के सामने ये भी चुनौती थी, अंग्रेज उनसे पंगा नहीं ले सकते थे, और अंग्रेज पंगा नहीं ले सकते थे तो अंग्रेजों को समर्थन करना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेज समर्थन नहीं करेंगे और ये संधि विफल हो जाएगी। कैसे होगी देख लेते हैं। रणजीत सिंह की ये शर्तें अंग्रेज नहीं मानते, अंग्रेज नोट एक्सेप्टेड, अंग्रेजों को स्वीकार नहीं है, और दोनों पक्षों में यह संधि नहीं हो पाती, संधि भी विफल हो गई। इसके एक वर्ष बाद 1808 में रणजीत सिंह मालवा पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अंग्रेज उन्हें सफल नहीं होने देते। तब 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच यह अमृतसर की संधि होती है। जब संधि नहीं हो पाती तो 1808 में रणजीत सिंह चढ़ाई कर देते हैं मालवा पर, और अंग्रेज उसमें उसको सफल नहीं होने देते। तो फिर राजा रणजीत सिंह सोचते हैं कि संधि कर ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट these conditions of रणजीत सिंह एंड द treaty could not be signed between the two parties। उन दोनों के ही बीच संधि साइन नहीं हुई। 1 year later in 1808 रणजीत सिंह
tried to capture Malwa, but the British did not let him succeed. और अंग्रेजों ने उसको सफल नहीं होने दिया. Then in 1809 the Amritsar Treaty was signed between the British and राजा रणजीत सिंह, और दोनों पार्टियों के बीच ये संधि हो जाती है. ठीक, अब ये दोनों पार्टियों के बीच ये संधि होती है, और इस संधि के बाद आगे की कहानी क्या होती है. अब इस संधि में एक व्यक्ति होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चार्ल्स मेटकाफ. ये व्यक्ति चार्ल्स मेटकाफ. ठीक, चार्ल्स मेटकाफ ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था. इस संधि में चार्ल्स मेटकाफ ने नेतृत्व किया. इस संधि में तय किया जाता है कि सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर रणजीत सिंह और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है. जो पहले मैंने बताया था वही सेम कारण यहां पर लागू किया गया. वही शर्त तो वही थी, वही शर्त माननी थी. ठीक है, अब राजा रणजीत सिंह ने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया. भाई पूर्वी क्षेत्र तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, तो पश्चिमी क्षेत्रों में ही राजा रणजीत सिंह ने विस्तार किया. मैं आपको बता देता हूं डिटेल में. सबसे पहले 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की. 1813 में अफगान अमीर शाह सूजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह सूजा को कोहिनूर हीरा भी प्राप्त कर लिया. इसने कांगड़ा जीत लिया. कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है. भाई कांगड़ा कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में. कांगड़ा के बाद इसने अफगान का एक शासक था अमीर शाह सूजा, जो कश्मीर पर राज कर रहा था, और कश्मीर को भी इसने कैप्चर कर लिया. ठीक, और कश्मीर कैप्चर करने के बाद शाह सूजा के पास एक बेशकीमती हीरा था, कोहिनूर हीरा. कोहिनूर हीरा भी इसने उससे छीन लिया या प्राप्त कर लिया. कोहिनूर हीरा बाद में यही हीरा एक सिख राजा के द्वारा ही महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है, या वो उससे छीन के ले जाती है. उस पर भी हम चर्चा करेंगे. ठीक है, अब 1813 में अटक को जीत लिया. अटक तथा 1818 में मुल्तान पर विजय प्राप्त की. 13 में अटक जीता और 18 में मुल्तान जीता. 19 में अफगान गवर्नर जब्बर खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया. कश्मीर क्षेत्र में जबर खां था, उस जबर खां को हरा दिया और कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया. सेम चीजें मैंने इंग्लिश में लिखी हुई हैं. ठीक है, रणजीत सिंह कंकर्ड कांगड़ा इन 1809. 1809 में कांगड़ा को जीता. इन 1813 he took कश्मीर अंडर हिज प्रोटेक्शन फ्रॉम द अफगान अमीर शाह सूजा. अमीर शाह सूजा से कश्मीर को अपने अधिकार में ले लिया और उससे कोहिनूर हीरा भी ले लिया. ठीक है, इन 1813 कंकर्ड अटक को जीता. एंड 1818 कंकर्ड मुल्तान को जीता. 1819 में अफगान गवर्नर जबर खां को हराया. जबर खां को हराने के बाद कश्मीर जीत लिया. ये सारी चीजें राजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए की, और राजा रणजीत सिंह ने आगे भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया. किस प्रकार से, वो देख लेते हैं. आगे की कहानी क्या है. 1820-21 में डेरा गाजी खां और डेरा स्माइल खां तथा लेह को जीत लिया. डेरा गाजी खां और डेरा स्माइल खां और उसके साथ लेह को जीत लिया. 1832 में पेशावर को जीता. 1833-34 में मुजारी कबीले को पराजित किया. शिकारपुर पर अधिकार कर लिया. मुजारी कबीले को पराजित कर लिया और एक जगह है शिकारपुर, उसको जीत लिया. लेकिन जीतने के बाद अंग्रेजों को दे दिया. क्यों दिया, उसके भी कुछ कारण रहे थे. 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है. यानी कि इसने सिर्फ मालवा को छोड़ करके, क्योंकि मालवा का ही आक्रमण सफल नहीं होने दिया था अंग्रेजों ने, बाकी सारे क्षेत्रों को जीत लिया राजा रणजीत सिंह ने. जब इतने युद्ध जीत लिया तो भाई वास्तविक संस्थापक तो होना ही था. इतना विस्तार कर दिया था इसने. ठीक है, और 1839 में इसकी मृत्यु हो जाती है. 1839 में ये परमात्मा में लीन हो गए. ठीक है, इन 1821 ही कंकर्ड डेरा गाजी खां एंड डेरा इस्माइल खां इन लेह. 1820-21 में इसने गाजी खां, इस्माइल खां और लेह को जीत लिया. इन 1832 ही कंकर्ड पेशावर को जीत लिया. इन 1833 एंड
1834 he defeated the मुजारी ट्राइब, मुजारी कबीले को हराया, एंड कैप्चर्ड शिकारपुर, और उनकी शिकारपुर जगह को कब्जे में ले लिया. बट ही गेव इट टू द ब्रिटिश, और उसको ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया. रणजीत सिंह डाइड इन 1839, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में. उसकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य के छोटे छोटे संस्थापक आते हैं, छोटे छोटे शासक आते हैं जो लंबे समय तक राज नहीं कर पाते और वो 4 से 5 वर्षों में ही निपट लेते हैं. उन पे हम बात करते हैं. तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो वंशज आते हैं वो ज्यादा कुशल शासक के रूप में नहीं शासन कर पाते और थोड़े समय के लिए ही शासन कर पाते. वो ज्यादा कुशल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना शासन चला पाए, और थोड़े समय में ही निपट लेते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह, his descendants were not able to rule as efficient ruler and were able to rule for short periods. वो लंबे समय तक राज नहीं कर पाते, छोटे छोटे वंशज आते हैं. ठीक है, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, ये बात आपको याद रखनी. बीच बीच में कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनका मैं मीनिंग बताता हूं, जैसे डिसेंडेंट्स वर्ड, डिसेंडेंट्स का मतलब वंशज होता है. ठीक है, बहुत सारी जगह. डिसेंडेंट डायनेस्टी का ही एक वर्ड है, डायनेस्टी मतलब वंश, और डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज. ठीक है, ये एंटोनियम सिनोनियम इंग्लिश में आते हैं, मैं आपकी मदद उसमें भी कर रहा हूं. ठीक है, तो हिस्ट्री को आप बढ़ावा दीजिए, बीच बीच में ये मदद कर रहा हूं. ये 5 रूलर्स आते हैं, खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, चांदकोर, शेर सिंह और दिलीप सिंह. पांचों में से सिर्फ हमें एक को पढ़ना है, दिलीप सिंह को, क्योंकि इसकी भी कहानी अनोखी है. ये बहुत कम उम्र का शासक बनता है, बहुत छोटा सा होता है जो शासक बनता है. इसकी माता जो होती है ना वो राज करती है, उस पर हम चर्चा करते हैं. तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद मात्र 4-5 वर्ष के भीतर ही इतने सारे शासक आते हैं. बाद में रणजीत सिंह के वंशजों में दिलीप सिंह 1843 में राजा बनकर आते हैं, परंतु जब वे शासक बनते हैं तब उनकी आयु बहुत ही कम होती है, मात्र 5 साल. 5 साल की उम्र में राजा बनता है, जिसके कारण वे एक अल्पवयस्क शासक के रूप में राजा बनते हैं. दिलीप सिंह की कम आयु की वजह से महारानी जिंदल कौर, जो कि उनकी माता थी, वो संरक्षिका के रूप में शासन व्यवस्था संभालती है और इस प्रकार सिख साम्राज्य का शासन चलता है. जब दिलीप सिंह शासक बनता है तो उसकी उम्र 5 वर्ष थी. अब 5 वर्ष का बच्चा शासन नहीं कर सकता ना, तो उसकी माता जिंदल कौर इस साम्राज्य की संरक्षिका बनती है और संरक्षिका बनने के बाद इस साम्राज्य को संभाल लेती है. ठीक है, और उस प्रकार से साम्राज्य चलता है. ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, सो मैनी रूलर्स कम एंड गो विद इन जस्ट 4 to 5 years. 4 से 5 वर्ष में निपट चुके थे. लेटर दिलीप सिंह, ए डिसेंडेंट ऑफ रणजीत सिंह, उनके वंशजों में राजा रणजीत सिंह राजा बनता है, बिकम द किंग्स इन 1843, 1843 में शासक बनता है. बट व्हेन ही बिकम द रूलर ही एज इज वेरी यंग, ओनली 5 years, 5 वर्ष की आयु था. ड्यू टू विच ही बिकम्स द किंग एज ए माइनर, बहुत अल्पायु का शासक था. ड्यू टू दिलीप सिंह यंग एज, महारानी जिंदल कौर टेक्स केयर ऑफ हिज गवर्नेंस as his guardian and thus the Sikh empire continues to rule. वो उसके गार्जियन के रूप में या संरक्षिका के रूप में काम करती है, तभी जाकर के ये साम्राज्य चल पाता है. और साम्राज्य जब चलता है तो कुछ चीजें होती है. तो इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और फर्स्ट आंग्ल सिख वॉर छिड़ गया 1845 से 1846, 1 वर्ष तक रहा ये फर्स्ट आंग्ल सिख वॉर. अंग्रेज जो थे वो 43 में राजा बनता है दिलीप सिंह, और 45 में 7 साल की उम्र में क्या युद्ध करता है बेचारा. इस क्रम में अंग्रेजों ने पहले ही भारत के दूसरे ज्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वे सिख साम्राज्य, लाहौर साम्राज्य, क्योंकि सिख सतलुज नदी के पश्चिम में लाहौर क्षेत्र पर ही शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहते थे. अब अंग्रेजों को पता था रणजीत सिंह के बाद कोई मजबूत दावेदार नहीं है, तो वो उस लाहौर क्षेत्र पर भी कब्जा करना चाहते थे. उस समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग, अंग्रेजी गवर्नर कौन था? हार्डिंग था. और अंग्रेजी कंपनी ने 1845 में सतलुज नदी की सीमा पर बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाही को भेजना शुरू कर दिया था. यानी कि अंग्रेजों ने हार्डिंग के नेतृत्व में 1845 में सतलुज नदी के
सीमा पर बहुत सारे अंग्रेजी सिपाही भेज दिए थे। इस क्रम में कुछ सिपाहियों ने सतलुज नदी को पार कर लिया और वे सतलुज नदी के पूर्वी भाग में आ गए थे। क्योंकि हमने ऊपर जाने की 1809 में जो एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि के हिसाब से सतलुज नदी का पश्चिमी क्षेत्र सिखों का और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का था। यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र था उस पर अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन कुछ सिपाहियों ने उस चीज को पार कर लिया था। पार करने के बाद उनको याद आती है कि हमारी संधि हुई है, तो वो उस संधि के तहत पीछे हटने की कोशिश करते, बट नहीं हटेंगे और पहला आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। पहला आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध में 4 लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाई हुई? 4। पहली लड़ाई हुई मुदकी का युद्ध, जो सबसे पहले 1845 में लड़ा गया। दूसरी लड़ाई हुई 1845 में फिरोजपुर का युद्ध। तीसरी लड़ाई हुई आलीवाल का युद्ध 1846 में। फिर सुबराव का युद्ध 1846 में। इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हो गई। चारों के चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हो जाती है। चारों युद्ध सिख सेना हार जाती है, जो आपके सामने 4 युद्ध लिखे हुए हैं। उसके बाद लाहौर की संधि होती है सिखों के बीच 9 मार्च 1846 को, युद्ध हारने के बाद। इस संधि में कुछ शर्तें थी। वो क्या थी? दिलीप सिंह को रानी जिंदल की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया। दिलीप सिंह राजा रहेगा। वो किसकी संरक्षिका, किसके संरक्षणता में रहेगा? वो जिंदल कौर की। ठीक है। सतलज के पूरब के प्रदेश व जालंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। सतलज का जो पूर्वी क्षेत्र था उस पर अंग्रेजों का अधिकार था। अब उन्होंने जालंधर के दोआब क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया था। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाएगा। अब अंग्रेजों की खास बात थी, ये जिस चीज को हरा देते थे ना, पर उस पर अपना दबाव बनाते जाते थे। अब उन्होंने लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। ठीक, क्योंकि सिख हार चुके थे ना युद्ध में, तब 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अब जुर्माना लगा दिया तो भुगतान भी करेंगे भाई वो। ठीक, 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। 50 लाख रुपए नगद लिए गए और कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया था। ठीक, सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी गई। अब सिखों की संख्या भी कम हो गई थी। सिखों के जो सैनिक थे उनकी संख्या लिमिटेड कर दी गई थी। यह सब फैसला अंग्रेज ले रहे थे। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। लाहौर में अब अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा जो निगरानी करेगा कि सिख कोई नीति तो नहीं बना रहे हैं युद्ध करने की। अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी सेना में नहीं रखा जाएगा। अब अंग्रेजों की परमिशन नहीं होगी तब तक सिख अपनी सेना में किसी विदेशी को भर्ती नहीं कर सकते। ये लाहौर की संधि के तहत फैसला हुआ। फिर एक संधि होती है बहरवाल की संधि। इस बहरवाल की संधि की हम बात करते हैं तो 16 दिसंबर 1846 को, दोनों ही संधियां 1846 में हुई थी। वो 9 मार्च 1846 को, ये 16 दिसंबर को। 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की। सिखों ने दोबारा विद्रोह किया और इस विद्रोह को दबा दिया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने जैसे इस विद्रोह को दबाया तो एक संधि और की दिलीप सिंह के साथ, जो बहरवाल की संधि कहलाई। रानी जिंदल की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। उन्होंने रानी जिंदल की जो संरक्षिता थी, जो रानी जिंदल संरक्षिका बनी हुई थी दिलीप सिंह की, वो खत्म कर दी और उनको 1.5 लाख रुपए सालाना वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि हम रानी जिंदल को 1.5 लाख रुपए पेंशन देंगे 1 साल की। ठीक, अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक प्रसिद्ध परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। ठीक, अंग्रेज रेजिडेंट जो बनाया गया था, जो निगरानी कर रहा था, उसकी अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को नियुक्त किया गया कि वो शासन की देखभाल करेगा। ठीक, लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। अब उन्होंने एक अंग्रेजी सेना लाहौर में छोड़ दी जिसका खाना पीना, जिसका खर्चा सब दिलीप सिंह का होगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अंग्रेज मजबूत बन गए थे उस क्षेत्र में, और जिधर ये मजबूत हो गए उधर तो ये शेर की तरह रहते थे, और जिधर ये कमजोर थे उधर ये भिग्गी बिल्ली की तरह रहते थे। लेकिन ये बहुत चालाकी से क्षेत्रों को जीतते थे। फिर उसके बाद इसी चीज के चलते दूसरा आंग्ल युद्ध भी
छिड़ जाता है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध छिड़ जाता है जो 1848 से 1849 तक चलता है। इस युद्ध में 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पहला रामनगर का युद्ध 1848 में अंग्रेज जीत गए। चिलियांवाला का युद्ध 1849 में सिख जीत गए। गुजरात नगर का युद्ध 1849 में अंग्रेज जीते। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों का सेनापति ह्यूगोफ था। 3 युद्धों में से 1 सिख जीते, 2 अंग्रेज जीते। और उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ह्यूगोफ। और सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी आत्मसमर्पण के बाद कहानी बदली और अंग्रेजों ने अपना पूरा का पूरा अधिकार कर लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हुआ क्या था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई 2 बहुत ही अपमानजनक संधियों के बाद सिख काफी नाखुश थे। वो संधियां अपमान करने वाली थी। भाई, दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोग अपने क्षेत्र को कब्जा करें और हमें अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य करें तो अपमान ही है वो। और इसी क्रम में 1848 में अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर दीवान मूलराज जो था, अंग्रेजों का जो नियंत्रण क्षेत्र जो था उसका एक गवर्नर था दीवान मूलराज। ठीक। और सिख नाखुश थे तो दीवान मूलराज की तरफ वो बढ़ेंगे आगे। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने दीवान मूलराज से ज्यादा बढ़े हुए राजस्व को मांगा। अब दीवान मूलराज से सिखों ने क्या कहा कि तुम राजस्व दो, बढ़ा हुआ, बढ़ा करके दो राजस्व। परंतु दीवान मूलराज ने बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने के विरुद्ध लड़ने की तैयारी कर ली। अब मूलराज जो था वो हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा क्योंकि वो बढ़ा हुआ राजस्व नहीं देना चाहता था। ठीक। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस और अंग्रेजों ने मुल्तान से दीवान मूलराज को हटाकर नए सिख गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला लिया क्योंकि दीवान मूलराज उनकी बात नहीं मान रहा था। अंग्रेजों को लग रहा था यह आदमी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो वो उसको हटा देते थे। जैसे प्राइवेट नौकरियों में नहीं होता क्या, आप किसी संस्था में जॉब करते हो और आप उनकी चमचागिरी नहीं करते तो आपको हटा देते हैं। आप उनके तलवे नहीं चाटते तो हटा देते हैं क्योंकि उनको ऐसे लोग पसंद होते हैं। और कई लोगों को गुलामी पसंद नहीं होती। तो वैसे मूलराज था जिसको अंग्रेजों की तलवा चाटना पसंद नहीं था, अंग्रेजों का तलवा चाटना पसंद नहीं था, तो अंग्रेजों ने उसको हटाने का फैसला ले लिया। नए सिख गवर्नर को लगाने का फैसला ले लिया जो उनके हिसाब से चले, जो उनकी गुलामी को स्वीकार करे। तो फिर होता क्या है? द सिख वर वेरी अनहैप्पी आफ्टर 2 वेरी हेमिल्टिंग ट्रीटीज। अपमानजनक, हेमिलेटिंग का मतलब होता है अपमानजनक। After the first Anglo-Sikh War and in this sequence in 1848, the governor of Multan region under British control was दीवान मूलराज। जो ब्रिटिश का नियंत्रण क्षेत्र था उसका दीवान मूलराज गवर्नर था। द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हेनरी लॉरेंस, ब्रिटिश शासन को हेनरी लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई मत समझना, हेनरी लॉरेंस उसको क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। डिमांडेड मोर एंड इंक्रीज रिवेन्यू फ्रॉम दीवान मूलराज। उसने बढ़े हुए राजस्व की मांग की दीवान मूलराज से। दीवान मूलराज रिफ्यूज, दीवान मूलराज ने मना कर दिया कि मैं बढ़ा हुआ राजस्व नहीं दूंगा। द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, जो ब्रिटिश प्रतिनिधि था हेनरी लॉरेंस, एंड द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिमूव दीवान मूलराज। उन्होंने दीवान मूलराज को हटाने का फैसला किया और एक नया साम्राज्य, एक नया सिख गवर्नर नियुक्त करने का फैसला उन्होंने कर लिया था। और इसी चीज से नाखुश सिखों ने दूसरा आंग्ल सिख युद्ध छेड़ दिया। ठीक। मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेजों के इस फैसले को नहीं माना और वहां की प्रजा दीवान मूलराज के साथ खड़ी हो गई, उसका सहयोग करने लग गई। अब दीवान मूलराज विपक्ष खड़ा था अंग्रेजों के। इस क्रम में अंग्रेजों ने मुल्तान में एक नए सिख गवर्नर को 2 ब्रिटिश अफसरों के साथ भेजा जिनका नाम लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एगेन्यू था। लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एगेन्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन, ये 2 सिख लेफ्टिनेंट, दो अंग्रेज लेफ्टिनेंट थे जो नए सिख गवर्नर के साथ गए। मुल्तान की प्रजा द्वारा इन ब्रिटिश अफसरों को जान से मार दिया जाता है। मुल्तान की प्रजा ने, जो मूलराज दीवान था उसकी सेना ने इन दोनों को खत्म कर दिया, इन दोनों ब्रिटिश अफसरों को मार दिया।
इसके साथ ही कुछ सिख सिपाही भी दीवान मूलराज के साथ जुड़ जाते हैं, और कुछ सिख सिपाही भी किसमें शामिल हो जाते हैं, दीवान मूलराज के साथ। अंग्रेजों के विरुद्ध फिर एक विद्रोह छिड़ जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ देते हैं। ठीक है। द पीपल ऑफ मुल्तान डिड नॉट एक्सेप्ट दिस डिसीजन, उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ऑफ द ब्रिटिश एंड द पीपल देयर स्टूड विद दीवान मूलराज एंड स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम, और कुछ लोग दीवान मूलराज के साथ खड़े हो जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। इन दिस सीक्वेंस द ब्रिटिश सेंट ए न्यू सिख गवर्नर टू मुल्तान अलोंग विद 2 लेफ्टिनेंट्स। British officers named Lieutenant Patrick Van Segenu and Lieutenant Anderson, इन दोनों को भेजा जाता है और ये दोनों पहुंचते हैं तो इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। These 2 British officers were killed by the people of मुल्तान, मुल्तान के लोगों के द्वारा मार दिया जाता है। And along with this some Sikh soldiers also joined दीवान मूलराज and rebellion, और कुछ सिख सिपाहियों ने दीवान मूलराज को ज्वाइन किया और विद्रोह छेड़ देते हैं, एक नया विद्रोह छेड़ देते हैं। और नया विद्रोह आंगल सिख युद्ध, द्वितीय आंगल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वो युद्ध भी सिख हार जाते हैं, और जैसे ही हारते हैं तो 1849 में सिख राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1849 में अंग्रेजी साम्राज्य में सिख साम्राज्य को मिला लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया कि भाई तुम पढ़ लिख के आओ, 1849 में हम तुम्हारे राज्य को अपने अधीन कर रहे हैं और तुम ये पैसे लो, पेंशन लो और पढ़ लिख के आओ, इंग्लैंड जाओ। और उसकी माता रानी जिंदल उनके साथ चली गई। ठीक है। इन 1849 द सिख स्टेट वाज अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश स्टेट। अनेक्स्ड का मतलब होता है शामिल कर लेना, अनेक्स्ड मतलब शामिल कर लेना। दिलीप सिंह वाज गिवन ए पेंशन एंड सेंट टू इंग्लैंड विद रानी जिंदल फॉर स्टडीज, यानी कि रानी जिंदल के साथ दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए भेज दिया गया पेंशन दे करके। और इस प्रकार सिख साम्राज्य पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बंगाल, बंगाल के बाद मैसूर, मैसूर के बाद सिख साम्राज्य अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। अब बहुत बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। अब अंग्रेज लगातार अपनी नीतियां बनाएंगे और अपना रूल चलाएंगे, और किस प्रकार से आगे अंग्रेजों की रणनीति रहेगी वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। आप कभी भी किसी भी समय डाउट पूछ सकते हो, हर समय आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, जो क्वेश्चन सीरीज हमने चला रखी है उस क्वेश्चन सीरीज में बदलाव कर हम मिक्स जीएस क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं सब्जेक्ट वाइज, बट मिक्स करवाऊंगा। जैसे कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन उठा लिए तो कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊंगा, कंप्लीट पॉलिटी के उठा लिए तो कंप्लीट पॉलिटी के करवाऊंगा, कंप्लीट ज्योग्राफी के उठा लिए तो कंप्लीट ज्योग्राफी के कराऊंगा। तो वो सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन सीजीएल 2024 के होंगे। एक प्रकार से वो आपका एनालिसिस होगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो मेंस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही सहायक साबित होंगे। ठीक है। तो आप सभी को उन क्लासेज को अटेंड करना, और ये जितने भी क्लासेज मैंने आपको करवाई हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्लासेज आपको पढ़नी है। ठीक है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी साथियों से मैं अंत में यही अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को शेयर जरूर किया करें, लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का काम करें। सिख युद्ध अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हो चुका है, सिख युद्ध हो गया था और सिख युद्ध को हमने पढ़ा और सिख साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हो गया। राजा दिलीप सिंह इंग्लैंड पढ़ाई करने चले गए, उसके बाद की कहानी को हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।